इन सब की तुलना में चल रहा था एक वैदिक परंपरा वाला, जिससे मैंने कहा कि कुछ कर्मकांड वगैरह चल रहे थे, लेकिन इन कर्मकांडों के समानांतर अगर आपने फिलोसफी का नाम सुना हो, एक शब्द सुना, षड दर्शन, जो भारतीय आस्तिक परंपरा के दर्शन है उनको बोलते हैं षड दर्शन, 6 दर्शन थे। पर उस समय तक 6 दर्शन प्रचलित नहीं हुए थे, उस समय उपनिषदों पर काम चल ही रहा था। तो उस समय जो 2 दर्शन बहुत प्रचलित चल रहे थे, उनमें से एक का नाम था सांख्य और एक का नाम था योग। और सांख्य और योग को आमतौर पर जुड़े हुए दर्शन कहते हैं, एसोसिएटेड फिलोसफीज हैं। न्याय वैशेषिक हमें उस समय नजर नहीं आ रहा है, मीमांसा वेदांत हमें उस समय नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वेद हैं, कुछ उपनिषद भी आ चुके हैं, लेकिन उस समय तक बहुत बड़े पैमाने पर उस दर्शन का प्रभुत्व दर्शन की दुनिया में नहीं है। पर सांख्य योग चल रहा है, और सांख्य की दुनिया में और योग की दुनिया में भी कह सकते हैं कि उस समय सबसे बड़ा एक आचार्य हुआ। उस आचार्य से बुद्ध मिले भी थे, उसका नाम था आलार कलाम। ये नाम कभी सुना है? तो आलार कलाम उस समय का सबसे बड़ा आचार्य है सांख्य और योग की दुनिया में। आलार कलाम का एक विद्यार्थी था, उसका नाम था भारद्वाज, और वो रहता था कपिलवस्तु में ही, जहां बुद्ध जन्म तो नहीं, लेकिन जहां बुद्ध रहते थे कपिलवस्तु में, वहां। तो आचार्य भारद्वाज का जिक्र आएगा, आलार कलाम का जिक्र आएगा, तो आप समझ जाना कि सांख्य परंपरा की बात चल रही है। सांख्य परंपरा क्या होती है उस समय थोड़ी समझेंगे, अभी मोटा मोटा सिर्फ इतना समझ लीजिए। और यूं ही चलते चलते एक बात समझ लें कि जो 6वीं सेंचुरी बीसी है, इसको दुनिया के इतिहास से बोलते हैं एक्सियल एज, वर्ल्ड फिलोसफी के इतिहास में। दुनिया भर में जितने धर्म, जितने दर्शन एक साथ इस समय पैदा हुए, उतने कभी पैदा नहीं हुए एक झटके में। ऐसा लगता है कि पागलपन उस समय दुनिया में आ गया था। अगर आप भारत की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारत में श्रमण आंदोलन चल रहा था, और श्रमण आंदोलन में 62 धर्म थे, जिनमें से कम 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप जानते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर आप भारत के पड़ोस में जाएं और चीन की बात करें तो चीन में 2 धर्म, एक को बोलते हैं कन्फ्यूशियस धर्म और एक को बोलते हैं, आपने ताओवाद सुना? ताओइज्म, लाओ त्से नाम का आदमी था, लाओ त्से बोलते हैं। ये दोनों धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही विकसित हुए, ठीक उस समय। अगर इसी समय आप चले जाते हैं ग्रीक एरिया में, यूनान की तरफ, आपने एक बहुत बड़े दार्शनिक का नाम सुना होगा, पाइथागोरस। गणित में सुना होगा ना? हाँ, वो फिलोसफर भी था। पाइथागोरस ग्रीक फिलोसफी का लगभग पहला फिलोसफर है। पहला तो नहीं, सुकरात भी मानते थे। हाँ, वो तो सुकरात से पहले का है, पहले ही मान लीजिए। पाइथागोरस सुकरात से पहले है, और पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। वो केवल गणितज्ञ नहीं है कि a² + b² = c², वो तो एक चीज है उसके अलावा भी है भाई, वो बहुत बड़ा दार्शनिक भी था, और दार्शनिक के तौर पे उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत पश्चिमी दुनिया के सामने पेश किया और ये काम किए। पाइथागोरस के अलावा हेराक्लाइटस आपने अगर सुना हो, अगर आपने एक वाक्य सुना है जो बुद्ध के नाम से प्रचलित है, पर बेसिकली था वो हेराक्लाइटस का वाक्य, आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। सुना है वाक्य? ये वाक्य जिस व्यक्ति का, उसका नाम है हेराक्लाइटस। ठीक उस समय ग्रीस में हुआ है। ठीक यही बात उसने वहां कही, ठीक यही बात बुद्ध ने यहाँ कही। इसका एक चेला हुआ कैटलस, वो कुछ दिन बोला आप एक नदी में 1 बार भी नहीं नहा सकते, 2 बार छोड़ो। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, और बढ़िया तरीके से उसने इस बात को एक्सप्लेन भी किया। हेराक्लाइटस है, एच है ये, ठीक। और जो पूरे वेस्टर्न फिलोसफी का पहला फिलोसफर था, थालेस या थेल्स बोलते हैं, वो भी 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। आपने अगर पारसी धर्म का नाम सुना हो, पर्शियन रिलीजन, उसके जो पैगंबर वाली भूमिका में रहे वो थे जरथुस्त्र। जोरोस्टर सुना है? जोरोस्ट्रियनिज्म सुना होगा, जिसको फॉलो करते हैं। अब तो ईरान के लोग मुसलमान हो गए हैं, लेकिन जो मूल पर्शिया था, टाटा का जो परिवार है वो जिसको फॉलो करता है, या साइरस मिस्त्री का जो परिवार है वो जिसको फॉलो करता है, ये कौन है? जरथुस्त्र है। जरथुस्त्र कब हुए विवाद है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये भी 6वीं शताब्दी से पूर्व में इसी दौर में हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये 700-800 साल पहले हो गए थे, लेकिन इस पर डिस्प्यूट है, और बाकी सबके बारे में डिस्प्यूट नहीं। अब यहां से शुरू हो रहा है सीधे सीधे महात्मा बुद्ध का जीवन, यहां तक की सारी बैकग्राउंड थी। तो आप लोग सर्वम दुखम दुखम, सुखम सुखम, थोड़ा सुखम थोड़ा दुखम ज्यादा ठीक बात है। कपिलवस्तु क्या है? 16 महाजनपद आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे कहाँ हैं?
जो कपिल वस्तु है इन 16 महाजनपदों में शामिल नहीं। कपिल वस्तु का स्टेटस समझ लीजिए क्या है। कपिल वस्तु महाजनपद नहीं है, मतलब 16 महाजनपदों में शामिल नहीं। स्थिति क्या है, अगर आपको नक्शे पे देख के समझना हो तो स्थिति ये है कि ये जो कोसल जनपद आप देखेंगे, नेपाल साथ साथ चल रहा है, ये नेपाल है ना, इसको आप मान लीजिए कि नेपाल के इलाका है। कोसल जनपद के एकदम साथ में ये जो इलाका है ये है कपिल वस्तु, कोसल से एकदम जुड़ा हुआ। कोसल बहुत ताकतवर राज्य है, प्रसेनजीत वाला, ठीक। तो उसकी स्थिति ऐसी है कि समझ नहीं आता कि वो स्वतंत्र है या परतंत्र है तो स्वतंत्र, जैसे पाकिस्तान भी स्वतंत्र देश है। ये अलग बात है कि कटोरा साथ में लेके चलता है तो स्वतंत्र ही। कई बार पता नहीं लगता है कि स्वतंत्र है कि नहीं। ऐसे ही कई देश होते हैं जिनको बोलते हैं संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टरेट बोलते हैं। जैसे भारत और भूटान का संबंध लंबे समय तक ये रहा, अमेरिका जापान का संबंध ये रहा कि आप स्वतंत्र देश हैं, जब भी आप पे हमला होगा आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम इस चीज को देखेंगे, तो संरक्षित राज्य बोल देते हैं उसको। तो कपिल वस्तु था तो स्वतंत्र जैसा राज्य, लेकिन कपिल वस्तु कोसल राज्य के संरक्षित राज्य के रूप में काम करता था। और इसका मतलब है कि जो कोसल नरेश था, प्रसेनजीत, उसका वहां पर ठीक ठाक दबदबा रहता था। ये बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे ना, तो है तो स्वतंत्र राज्य पर कोसल नरेश का दबाव ज्यादा रहता था कि कुछ भी उठपड़ा करेंगे कोसल से पूछना पड़ेगा पहले, भाई उसके बिना चल नहीं सकते आगे। अब इस कपिल वस्तु में सिस्टम कैसा था, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये गणराज्य था। गणराज्य का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, ये राजतंत्र नहीं था। राजतंत्र में तो क्या होता है कि एक राजा के पास सारी शक्ति है, जैसे यहां पर कौशल नरेश के पास सारी शक्ति है, मगध में सारी शक्ति किसके पास है, बिंबिसार के पास है। पर कपिल वस्तु में सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं है, कई परिवारों के पास मिलके है, बटी हुई शक्ति है। समझ लीजिए कि एक फेडरल सिस्टम जैसा कुछ है, या समझ लीजिए कि कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, ऐसे काम चलता है। और उसमें जो व्यक्ति उस समय कार्यपालिका का प्रमुख है, जो राजा जैसी भूमिका में है, उसका नाम है शुद्धोदन। ध्यान रखना है, शुद्धोदन की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, पर हाँ जो कार्यपालिका का प्रमुख है उस भूमिका में शुद्धोदन है। लेकिन वहां पर परिषदें हैं, परिषदों में फैसले होते हैं, परिषदों के फैसलों को मानने की बाध्यता राजा की भी होती है, शुद्धोदन की भी होती है। तो शुद्धोदन है वहां का राजा, और शुद्धोदन के घर में एक पुत्र होने वाला है, जिस पुत्र की कहानी अभी हम विस्तार में समझने वाले हैं। अब इस परिवार के बारे में कुछ लोगों का नाम देख लीजिए कौन कौन थे। एक व्यक्ति था सिंहहुन और एक स्त्री थी कच्चाना। कात्यायनी से बना होगा कच्चाना, है ना। ये पति पत्नी थे। अगर दो लोगों के बीच में बराबर का निशान लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है कि शादी हो गई। सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में पता क्या होता है कि एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई की हुई शादी, इनके बच्चे हुए 2, एक बेटी बेटा। बताओ बेटी त्रिभुज के गोल है? क्यों, बेटी गोल होती हैं क्या? बेटे त्रिभुज होते हैं, नुकीले होते हैं बेटे। अब जो भी वजह है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में माना ही जाता है कि जो नुकीला है वो बेटा होगा और जो गोल है वो बेटी होगी। तो इस तरह से परिवार का ढांचा दिखाया जाता है।